बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हमारा जितना भी चैप्टर 1 है वो ख़त्म हुआ, यील्ड आखिरी टॉपिक था। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो रह गए थे, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी टॉपिक्स किए उनके साथ साथ ही हम न्यूमेरिकल करते गए, उनके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चंस करते गए। हमने एक्सरसाइज का एक एक किस्सा साथ साथ ही हल कर लिया था। लेकिन आज हमने कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो हमने टेस्ट 1 के अंदर भी डिस्कस किए थे, और कुछ एमसीक्यू जो रह गए थे आज वो डिस्कस करेंगे। ट्रू और फॉल जो वो डिस्कस करेंगे, एम्प्टी स्पेसेस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। आए हम आज एक्सरसाइज देखेंगे चैप्टर 1 की। तो सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल आंसर, हमने सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं। ज़रा पहला एमसीक्यू देखिए, टेस्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था आइसोटॉप कौन सी शय में डिफर होते हैं। जी बेशक ऐसी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, मैसेज के ऊपर। लिहाजा यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, ए हुआ, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मैस पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि आइसोटॉप होते ही कौन हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मैस डिफरेंट। लिहाजा मैस डिफरेंट तो मैस के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं वो प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू देखें जरा, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है। तो याद रहे ये हमारे पास ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया है एमसीक्यू को, क्योंकि वो जो बात दुरुस्त है वो सी बनती है। आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक मैसेज एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। ये जो रिलेटिव अबंडेंस वाला टॉपिक पढ़ा था मैंने, उसके अंदर भी ये लाइन बताई थी, क्योंकि ये मुहम्मल लाइन लिखी हुई थी एक्सरसाइज में, इसलिए इसे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। और इसलिए इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो आंसर सी बनता है कि जिनके इवन एटॉमिक नंबर हो, इवन मैस हो, वो ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यू है कि many elements have fractional atomic masses, this is because जी ये भी टेस्ट 1 के एमसीक्यू में मैंने डिस्कस किया था कि ज्यादातर ऐसे आइसोटॉप्स जो 20 मैस है, नियॉन का 21 है, 22 है, फिर हम उनको क्या करते हैं, आइसोटॉप्स को उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जब मैसेज को अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर लिया फिर प्लस करके हम उनके 100 पे डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। लिहाजा जो एवरेज एटॉमिक मैस नियॉन का है 20.18, ये किसी एक आइसोटॉप का मैस नहीं है बल्कि ये तीनों आइसोटॉप का एवरेज लिया हुआ है। और ये कैसे एवरेज लिया हुआ है भला, उनके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब ये हुआ कि जो मैसेज होते हैं वो रिलेटिव अबंडेंस के हिसाब से हुआ करते हैं। तो इसके मुताबिक जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, डी हुआ। उसके बाद हमारे पास 4 एमसीक्यू देखते हैं कि मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो यहां पे हमारे पास 0.55 mg मिलीग्राम, ये आंसर है बी वाला। ये क्यों आंसर है, क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मैस मैंने सामने लिख दिया है 9.10 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का मैस है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का मैस इतना है तो 1 मोल मीन एवोगैड्रो का कितना होगा। ये जितना मैस है इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एवोगैड्रो के साथ। जब एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में। तो हमें मिली में कन्वर्ट करते वक्त उसका आंसर क्या मिलेगा, 0.55 मिलीग्राम मिलेगा। उसके बाद हमारे पास 5 एमसीक्यू है कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के विल रिएक्ट कंप्लीट विद हाउ मच मैस ऑफ O2, के 27 ग्राम एल्यूमिनियम के कितने O2 के साथ मिलेंगे। तो आए हम देखते हैं कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम के क्या चाहते हैं। अच्छा देखें जरा, हमारे पास हम बात हमेशा शुरू करते हैं कहां से, मोल से, और मोल पे खत्म करते हैं। ये मैंने लेक्चर्स में बार बार बताया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के 4 मोल हों तो ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए। तो 1 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे भला, उस 3 को
4 पे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम के 1 मोल का मैस कितना होता है भला? 27 होता है। मतलब ये 1 मोल से ये जो जवाब आया है 3/4 यही मोल हैं O2 के जो हमें चाहिए 27 ग्राम के लिए। तो ये जो मोल निकलेंगे, यहाँ पे जो मोल आएंगे ऑक्सीजन के, हम उन मोल से क्या करेंगे? मैस निकाल लेंगे। और वो मैस कैसे निकालेंगे? मोलर मैस से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ये जो मोल्स आए हैं इन्हें मैस निकालते वक्त मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और O2 का मोलर मैस कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल होता है। तो आंसर जो आएगा हमारे पास, नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये आंसर लिखे हुए हैं, इनमें से जो आंसर बनेगा वो 24 ग्राम ऑक्सीजन का बनेगा। तो डी आंसर होगा। उसके बाद जो 6 MCQ है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें ऑक्सीजन दी हुई है, ऑक्सीजन को हमने कहाँ लिखना है? लेफ्ट साइड पे। और मालूम क्या करने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कहाँ लिखना है? राइट साइड पे। तो आइए क्या करते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर देखें कि यहाँ पे O2 का मैस कितना होगा? ये 32 ग्राम होगा। तो इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो सिंपल कहें 32 का अगर मैं हाफ करूं तो क्या बनेगा? 16 ग्राम। आपकी आसानी के लिए तो ये क्या बन जाएगा? हाफ मोल बन जाएगा। तो अगर इसका मतलब 16 का और हाफ करें, 8 ग्राम कर दें, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए इसका और हाफ कर दें तो 0.25 बन जाएगा। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ। हमें जो मालूम करना होता है उसे राइट साइड पे लिख लेते हैं और जो दिया गया होता है उसे हमेशा लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं। आइए 7 MCQ देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर मौजूद हैं? तो आपको याद होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? जितने मोल हों उसे एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सब के मोल निकालेंगे। कैसे मोल निकालेंगे? मैस जो दिया हुआ है इसे मोलर मैस पे डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला आंसर बनेगा कि 3.6 ग्राम, उसे 18 मोलर मैस पे डिवाइड कीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। उसके बाद जो मैसेज हैं आप उन्हें मोलर मैस पे डिवाइड करेंगे। मोलर मैस भी लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। मिसाल लीजिए बी पार्ट में C2 है तो कार्बन का 12 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 5 है तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन 1 है तो 16, हाइड्रोजन फिर 1 आ गई तो फिर 1, ये मोलर मैस बन जाएगा। मैस ओवर मोलर मैस ऐसे हम करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हम क्या करेंगे? उन्हें एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करने के बाद मॉलिक्यूल चेक कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल के चेक करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज्यादा, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे? ज्यादा। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। उसके बाद हमारे पास 8 MCQ है कि 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन्स, 1 मोल SO2 का, अच्छा 1 मोल मीन एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे आप चेक करें, इसने सबसे पहली स्टेटमेंट में कहा एवोगाड्रो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, झूठ बोलता है क्योंकि O2 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास कहता है 8.1, ये मॉलिक्यूल्स SO2 के गलत बताए हुए हैं क्योंकि एवोगाड्रो हैं तो 8 लिखा हुआ है। सी पार्ट देखें जरा, कहता है एवोगाड्रो एटम्स ऑफ सल्फर। बेशक 1 मोल मीन 1 मॉलिक्यूल जो हमारे पास SO2 का है उसमें 1 सल्फर है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एवोगाड्रो कर दें तो उसके अंदर सल्फर कितने होंगे? वो भी एवोगाड्रो ही होंगे। मतलब 1 SO2 को जरा गौर से देखें, उसमें सल्फर कितने हैं? 1। तो एवोगाड्रो में कितने होंगे? एवोगाड्रो। लिहाजा आंसर कौन सा हुआ? सी वाला हुआ। उसके बाद हमारे पास 9 वाला MCQ देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2। अगर 1.4 ग्राम ऑफ N2 दिए हुए हैं नाइट्रोजन के STP पे, वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो याद रहे जो मालूम करना है उसे राइट साइड पे लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसे कहां लिख लीजिए? लेफ्ट साइड पे लिख लीजिए। तो हमारे पास मैस दिया हुआ है तो मैं लिख लेता हूं नाइट्रोजन का मैस 28 होता है N2, मतलब 1 N का मैस
14 होता है तो N2 का मैथ कितना हुआ 28 हुआ। अगर 28 ग्राम N2 के हों तो वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल STP पे हमेशा वॉल्यूम रखता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये मोलर वॉल्यूम वाले लेक्चर में मैंने बताया था। इसका मतलब यहां पे लिखूंगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास स्टैंडर्ड बात लिखी हुई है कि 1 मोल नाइट्रोजन का 28 ग्राम जो होते हैं वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास इसका हाफ कर दीजिए, 14 ग्राम कर दीजिए, 14 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.207 आ जाएगा। और अगर मैं इसे 10 पे डिवाइड कर दूं मतलब 1.4 ग्राम कर दूं तो इज इक्वल टू 1.1207 करना पड़ेगा। लिहाजा आंसर क्या बनेगा 1.12। तो ये आंसर लिखा हुआ है। क्यों भला? क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड बात लिखी है कि 28 इज इक्वल टू 22 है, तो 28 का हाफ करें तो 22 का भी हाफ कर दें। तो 14 को आप 10 पे डिवाइड किया तो इधर 11 को भी आपने जो वैल्यू दी है 11.20 उसको भी मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया। तो आंसर कौन सा बना 1.12 वॉल्यूम बना है। उसके बाद हमारे पास 10 वाला MCQ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होता है। सबसे लास्ट यील्ड टॉपिक से पहले सेकंड लास्ट टॉपिक था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक था। आपको याद है उसमें हमने कहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो जल्दी खत्म हो जाता है और उस वक्त प्रोडक्ट बनना बंद हो जाती हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जब बंद हो जाती हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है कौन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो सबसे आखिरी स्टेटमेंट देखिए, गिव द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बेशक जब लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा उससे प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी, उससे प्रोडक्ट हमेशा कम बनती है। वही हम जब लिमिटिंग रिएक्टेंट की शनाख्त करते थे 3 पॉइंट्स आपको याद हैं। जब मैंने कहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की शनाख्त करते वक्त नंबर ऑफ मोल्स निकालिए किसके, रिएक्टेंट्स के, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए किसके, प्रोडक्ट्स के। फिर हम चेक करेंगे एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने बनते हैं, दूसरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितने बनते हैं। तो हमने कहा था कि जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बनते हैं वो रिएक्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तीसरा पॉइंट शायद आपको याद हो, तो यहां पे आंसर कौन सा हुआ, डी हुआ। उसके बाद हमारे पास ये आंसर्स मैंने आपके आसानी के लिए एक बार फिर लिख दिए हैं सामने ताकि आपको याद रहें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हमारे पास कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज, जी बेशक रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, AMU होता है। एग्जैक्ट masses ऑफ आइसोटॉप्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एस्टन। आपने 2 आलों के नाम पढ़े थे, अगर आप उनमें से एस्टन का नाम लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। फिनोमेनन ऑफ आइसोटॉप्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय आइसोटॉपिक, किसने बताया था? आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में आप जाएं तो आपको बताया था मैंने, उसका नाम था सॉडी। ये ले मैंने सॉडी का नाम लिख दिया है। उसके बाद 4th वाला देखते हैं, इंपेरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड बाय कंबस्शन एनालिसिस। बेशक आपने ठीक कहा कि जब किसी चीज को जलाया जाता है अंदर से उनकी परसेंटेज पता लगती है, कार्बन कितने परसेंट, हाइड्रोजन कितने परसेंट, ऑक्सीजन कितने परसेंट। तो उन कंपाउंड्स का हम ऐसे चेक करते थे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते थे। तो यहां पे पहले में क्या लिख दीजिए, कार्बन, और दूसरी का पे क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं हम उनको जला के क्या करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करते थे। लिहाजा सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन भी हो तो हम उनका इंपेरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं कंबस्शन एनालिसिस के जरिए। 5वां देखिए हमारे पास, अ लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट विच कंट्रोल्स द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। याद है थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि कौन होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो हमारे पास कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स को। क्यों? क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाता है, लिमिटिंग होता है, थोड़ा होता है, तो जब वो खत्म हो जाता है प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाया करती है। उसके बाद हमारे पास 6 देखते हैं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के एटम हैं? तो याद करें C6H12O6। एक मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज को जरा गौर से देखें, एक मॉलिक्यूल के अंदर
कार्बन कितनी है? 6 हैं। 6 एक मॉलिक्यूल में हैं, तो एक एवोगैड्रो जो होते हैं मॉलिक्यूल्स 1 मोल में एवोगैड्रो होते हैं। यहां लिखा हुआ है 1 मोल। 1 मोल, अब मैं लफ्ज खत्म करके आपके ज़हन में सिर्फ एक बात बिठा रहा हूं कि एवोगैड्रो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो। इसका मतलब यहां लिखा है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो मैं इसे मान लेता हूं एवोगैड्रो। लिहाजा एवोगैड्रो, एक मॉलिक्यूल में कार्बन 6 हैं, तो एवोगैड्रो में कितनी होंगी? उस एवोगैड्रो को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिहाजा यहां पे क्या आएगा? 6 इंटू एवोगैड्रो। उसके बाद ऑक्सीजन के निकालने हैं, तो C6H12O6, तो ऑक्सीजन भी कितनी है? 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू एवोगैड्रो। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? C6H12 लिखा हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन हैं, तो एवोगैड्रो में कितनी होंगी? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू एवोगैड्रो। उसके बाद हमारे पास 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट 0 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर हैज मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। 4 ग्राम दिए हुए हैं। इसका आंसर आपने निकालना है। कैसे निकालना है भला? जो मैस दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं? मैस ओवर मोलर मैस। जितना मैस दिया है नीचे उसका मोलर मैस, ये क्या निकलाएंगे? मोल्स। उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगैड्रो से, तो ये क्या निकलाएंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक शय में जितने मोल होते हैं उसे आप एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलाएंगे। याद रहे, एक मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होते हैं, तो जितने मोल होंगे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल मॉलिक्यूल निकल आएंगे। तो यहां पे देखें 4 ग्राम दिए हैं, तो मैंने कहा मैस ओवर मोलर मैस। मैस ओवर मोलर मैस मीन मोल्स, उसे मोल को मैंने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 वाला हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस देखते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। जी, स्टोइकोमेट्री कब परफॉर्म की जा सकती है? बेशक तब परफॉर्म की जा सकती है। स्टोइकोमेट्री हमने कहा था वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके बारे में? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी के बारे में। इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्वांटिटी का ताल्लुक बताती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में। तो याद रहे, हमारे पास ये उस वक्त नहीं हो सकता जब तक हम क्वांटिटी के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे नहीं करते। तो लिहाजा यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस लिखेंगे। मैंने हिंट लिख दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे किया जाता है स्टोइकोमेट्री के दौरान। ये मैंने आपको टॉपिक के दौरान भी बताया था। उसके बाद हमारे पास क्या था जनाब? बताइए बात गलत है या सही है? हम बताते हैं कि सबसे पहली बात है, कहता नियॉन के 3 आइसोटॉप हैं, जबकि चौथे का हमारे पास जो मैस है वो 20.18 है। गलत बोलता है, झूठ बोलता है, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि हमें पता है नियॉन के आइसोटॉप ही 3 होते हैं। 4th का लफ्ज पढ़ते साथ आप इसके आगे क्रॉस लगा सकते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल नंबर। गलत बोलता है, झूठ बोलता है। जी जनाब आली, वो टोटल नंबर बताने वाला तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। इंपीरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है बिटवीन द एटम्स। लिहाजा हम क्या कहेंगे? ये गलत बात लिखी है। उसके बाद 3rd, ड्यूरिंग द कंबस्टन एनालिसिस, जब हमने एक चीज को जलाया था, जला के उसे कार्बन, एक ऐसी शय जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थी, हमने उसे जला के उसे कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में कन्वर्ट किया। याद करें कंबस्टन एनालिसिस वाला टॉपिक, तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड आगे जा रही थी, वाटर आगे जा रहा था, वहां पे MgCl4 ट्वाइस था, उसने क्या किया था? वाटर को जज़ब कर लिया था। ये बात इसकी बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। उसके बाद 4th पॉइंट देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। एंड जी बात ठीक है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू किसके? इंपीरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल n के। n मीन एक नंबर था, लिहाजा उसने कहा एंड द इंटीग्रल मल्टीपल कैन नेवर बी यूनिटी। झूठ बोलता है, वो n एक हो सकता है। वाटर H2O, इसके स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 1। क्यों? वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, इंपीरिकल फार्मूला भी यही है। मतलब क्या? n की वैल्यू यूनिटी है, 1 है। मीथेन CH4, क्या इसका इंपीरिकल फार्मूला है? यही इंपीरिकल फार्मूला है।
यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये बात गलत है। इसी तरीके से आप कई ऐसे कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी भी यूनिटी नंबर 1 होता है। पांचवा पॉइंट देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 0.023 ग्राम ऑफ सोडियम आर इक्वल। झूठ बोलता है, ये कोई एक मोल का मैथ नहीं लिखा हुआ। आप इनके मैसेज को आप मैथ से, ओवर मोलर मैथ से मोल्स निकालें, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करें, एटम सेम नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे पास 6 पॉइंट लिखा हुआ है, कहता है जनाब मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इन दोनों के हमारे पास पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल जो हैं उनके अंदर सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, आप इनके जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बिल्कुल सेम आएंगे। 1 मिलीग्राम ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन रखता है। बेशक आप इनके क्या करें, इनके मैसेज ओवर मोलर मैथ की बजाय डायरेक्ट आप सिर्फ एक काम करें, एक n के इलेक्ट्रॉन सामने लिखें, फिर एक n के इलेक्ट्रॉन सामने लिखें। एक n में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, याद रहे आपको, एक n में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आप डायरेक्ट भी ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये बात दुरुस्त लिखी हुई है। अगर कैलकुलेशन करनी है तो फिर सारे मैसेज निकालिए, मैसेज निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन के मैस निकालने के बाद आप उनकी तादाद निकालेंगे। 7 पॉइंट लिखा है, कहता है जनाब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ गैसेस। झूठ बोलता है, एवोगाड्रो की बात सिर्फ सच्ची होती है आइडियल चीजों के लिए। यहां पे इसने नॉन आइडियल का लफ्ज भी लिख दिया है। उसके बाद कहते हैं एक्चुअल यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी ग्रेटर। झूठ बोलता है, जब हम लैब में खड़े होते हैं तो उस वक्त एक्चुअल यील्ड अक्सर मोस्टली 99.9 तो आ सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती, थ्योरेटिकल से हमेशा कम होती है। ये यील्ड वाले टॉपिक में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया था कि एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है, किससे, थ्योरेटिकल यील्ड से। ये बात गलत लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास मैंने आपकी आसानी के लिए सामने आंसर्स लिख दिए हैं। अभी हम देखते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो रह गए थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे लॉन्ग क्वेश्चन साथ साथ टॉपिक्स के ख़त्म किए हैं। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 की। आपने एक दफ़ा सारे लेक्चर्स को गौर से सुनना है। जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उसकी अलग से आपने एक नोटबुक बनानी है और तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अलहदा कर लें और लेक्चर्स की जो स्कीम है उसे अलहदा कर लें, ताकि आपकी एक्सरसाइज आपके पास एज ए नोट सेव हो जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे 3 रहते थे वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का रहता था। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन कहता है H2SO4 रिएक्ट करता है 2 मोल NaOH के साथ। जी बेशक H2SO4 का अगर 1 मोल हो तो NaOH के 2 मोल चाहिए होते हैं। क्यों, जरा गौर से देखें, H2SO4 का ये 1 मोल है तो इससे H कितने निकले, 2 मोल। जरा NaOH को जरा देखें, इसका 1 मोल है, इससे OH कितने निकले, 1 मोल। तो काम खराब हो गया ना, उधर 2 मोल H के निकले, इधर OH का 1 मोल निकला। तो हमें तो कहते हैं जनाब यहां पे काम खराब हो गया। यहां पे 2 अगर मोल हो H के तो यहां OH भी कितने के चाहिए, 2 मोल चाहिए। लिहाजा काम खराब है, हमें 1 H के लिए 1 OH चाहिए। तो यहां अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास H2SO4 से H कितने निकले, 2। तो यहां पे 2 के लिए ये भी कितने चाहिए होंगे, 2। लिहाजा NaOH भी OH की खातिर कितने लाने पड़ेंगे, 2 लाने पड़ेंगे। मैं सादा सी बात करता हूं कि 2 मोल अगर H आयंस के हों तो 2 मोल ही OH के चाहिए। ये बात मैंने एवोगाड्रो की टर्म में भी लिख दी है। सिंपल बात, H2SO4 के अंदर से H कितने निकलते हैं, 2। NaOH के अंदर से OH कितने निकलते हैं, 1। लिहाजा 2H के लिए OH भी कितने चाहिए, 2 ही चाहिए, ताकि इक्वल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम वाटर के मॉलिक्यूल बना सकें। हमारे पास इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है कि 1 मोल ऑफ वाटर हैज द 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड। जी बेशक जरा गौर से देखते हैं, ये सारे इसके अंदर 3 से 4 चीजें पूछी हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। कहता है जनाब 1 मोल ऑफ वाटर हैज 2 मोल्स ऑफ बॉन्ड। बेशक पीछे वाटर का मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है, एक मॉलिक्यूल H2O को जरा गौर से देखें, इसके अंदर एक बॉन्ड ये वाला है, एक बॉन्ड ये वाला है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड हैं, तो एक मोल के अंदर कितने होंगे, 2 मोल होंगे।
इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं कि 3 मोल्स ऑफ एटम, जी बेशक हमारे पास ये O है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास H है। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं? 3 हैं। तो आपको पता है एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं, तो एक मोल के अंदर कितने होंगे? 3 मोल होंगे। उसके बाद हम कहेंगे 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी बेशक 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं बताता हूं इससे आगे अगले पार्ट के अंदर कि 10 मोल इलेक्ट्रॉन के कैसे बनते हैं। एक मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखते हैं और दूसरा पार्ट भी इसका साथ ही कर लेते हैं कि टोटल अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो 28 है। जी बेशक कैसे? जरा एक H के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक और फिर ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये देखें वाटर के अंदर ये H2O को मिलाने से 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने बने? 28 बने। जबकि अकेले इलेक्ट्रॉन तो देखें वो कितने बनते हैं? ये हमारे पास 10 बनते हैं। ये आपने बोर्ड के अंदर भी ऐसे ही करना है जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ये बिल्कुल आसान करके बनाया हुआ है कि ये देखें टोटल पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं। ये टोटल पार्टिकल्स 28 बन रहे हैं और ये अकेले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो वो कितने बन रहे हैं? 10 बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का। ये इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का भी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आज के लेक्चर का भी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आज चैप्टर 1 का बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करने लगे हैं हम। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आए आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं और मुबारकबाद आपको कि आज ही आपका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है। कहता जनाब N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड को देखिए, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम है। मैंने इतना आसान ग्राफ बना दिया आपके सामने कि मैं अगर ना भी बोलूं तो तस्वीर बोलती है। एक N के अंदर इलेक्ट्रॉन 7, दूसरे के अंदर 7, टोटल कितने हुए? 14। इसके अंदर 7, 7 और फिर 14। न्यूट्रॉन भी 7, 7 और टोटल कितने? 14। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हैं। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल कितने हुए? 14। देखिए N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसके साथ हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, रमज़ान की बरक़ात को अपने लिए मांगते रहिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह आप पे रहमतें फरमाए, हम सब पे रहमतें फरमाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। फ़ी अमानिल्लाह।